हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल राठौर फ्रॉम अभियंता क्लास दुर्ग। हमारा जैसे कि हम लोग का एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना था, तो उसका एक पहला पार्ट बन चुका है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे ये वाला सेकेंड पार्ट अभी चालू करूँगा, तो उससे पहले आप पहला पार्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कैरी ओवर फैक्टर हो गया, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, वो सब मैं मेंशन किया हुआ हूँ। और कुछ कुछ उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी लिखा दिया गया है, और साथ साथ कुछ कुछ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन भी कराएं। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, इसके लिए हम लोग को इसमें मैं सिर्फ पूरे स्टेप्स को कंसिडर करूंगा कि कैसे कैसे स्टेप्स बन सकते हैं, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आपके बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जो मेंस के लिए काम आएगा। और दूसरा, जो अगर अपना स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज को देखा जाए CGPSC का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था, जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी बनाया जा सकता है, तो उसको भी अपन देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन था। इस वाले पार्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और बिना देर के अपन स्टार्ट करते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के क्या क्या हम लोग को स्टेप फॉलो करना है, जिससे हम लोग बहुत ईजिली अपन बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस पार्ट को देखने से पहले आप प्लीज पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उसी पार्ट को आप उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट सेकंड पार्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बोलता है, टू फाइंड अ फिक्स्ड एंड मोमेंट, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का पहला स्टेप है। ठीक है, तो टू फाइंड अ फिक्स्ड एंड मोमेंट ये हमारा पहला स्टेप रहेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो मैं आपको पहले पार्ट में लिखा दिया हूँ। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग पहले वहां से निकाल दिए, जो भी क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए आपसे, तो उसके लिए पहला काम अपन क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। दूसरा काम क्या करना है, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। ठीक है, राइट, हम लोग को सेकंड पार्ट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब क्या होगा, जो हम लोग को निकालते आए हैं, DF इज इक्वल्स टू क्या होता था आपका K, जो स्टिफनेस ऑफ कोई एक मेंबर का स्टिफनेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ मेंबर, जो एक जॉइंट पे लग रहे हैं जितने मेंबर, उनका होगा। ये पूरे मेंबर का समेशन होता है नीचे में, और ऊपर में जिसके लिए निकाल रहे हो आप उसका स्टिफनेस निकालना है। और इसके लिए एक और था जो RS1, अगर आप जिस मेंबर का निकाल रहे हो बाय समेशन ऑफ RS पूरे का, ठीक है, जो जॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, स्टिफनेस निकाल सकते हैं। ये आपको दोनों चीज वाले पहले पार्ट में करा दिया गया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का पहला काम हो गया फिक्स्ड एंड मोमेंट, दूसरा काम हो गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे करेंगे हम, एक टेबल बनता है, एक ग्राफ, एक टेबल टाइप का बनेगा, उस टेबल में हम लोग को सब चीज को मेंशन करना होगा। ठीक है, और एक चीज थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, जो भी एंड अगर फिक्स्ड होगा, जो भी एंड अगर फिक्स्ड होगा और बीच पे अगर कोई भी अगर रोलर सपोर्ट आ गया, तो अपन इसको भी क्या मानेंगे, इसको भी हम लोग फिक्स्ड मानेंगे, इसको भी हम लोग फिक्स्ड मानेंगे। ऐसा लेके सॉल्व करना है। अब यहाँ से पता चल रहा है इसके दो मेंबर दिख रहे हैं, अब इसी दोनों मेंबर से आगे अपन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तब अपन को समझ में आएगा। जितने भी बीच वाले मेंबर्स आएंगे उसको हमेशा हम लोग को फिक्स्ड मान के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और एट लास्ट ये भी हुआ कि अगर एंड में आपका हिंज आ रहा है और ये वाला फिक्स्ड आया, तो इस हिंज को भी अपन को पहले फिक्स्ड मानेंगे, इस हिंज को भी आप फिक्स्ड मानेंगे। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो बैलेंस करके इसको जीरो कर दिया जाता है, तो उसके बारे में भी अपन देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर अपन सेकेंड अपना हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का। अब थर्ड फैक्टर देखते हैं, थर्ड स्टेप देखते हैं, जिसका मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट को बैलेंस करना, मतलब कि कैसे, अब जैसे कि हम लोग को इससे यहाँ से आप निकाले हैं क्या, फिक्स्ड, इस यहाँ से निकाले आप मोमेंट, और यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालें। जो मोमेंट रहेगा उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट आएगा।
ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट आया या मोमेंट आया है उसको अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट आएगा। यही क्या करेंगे अपन, इसको बैलेंस करते चलेंगे, ठीक है, इसको बैलेंस करते चलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 4 बोलता है कैरी ओवर फैक्टर। अब कैरी ओवर फैक्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता था, कैरी ओवर मोमेंट, जो भी आपका कैरी ओवर मोमेंट रहता था डिवाइडेड बाय आप अप्लाइड मोमेंट करते थे, यहाँ से अपना कैरी ओवर फैक्टर आ जाता था। और कैरी ओवर फैक्टर अगर अपन को फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर दोनों तरफ फिक्स्ड है, यहाँ का कैरी ओवर मोमेंट निकालना था तो अप्लाइड मोमेंट आपका m है, तो जब यहाँ के लिए बोलेगा कैरी ओवर फैक्टर तो इसका n/2 कर देते थे। तो याला आप एक बार प्लीज़ वो वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, यहाँ से हाफ आता था वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैरी ओवर फैक्टर क्या है। कैरी ओवर फैक्टर क्या बोल रहा है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट जो आ रहे हैं, या ले थर्ड स्टेप से जो निकला है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट को हम लोग को आगे कैरी करना है। आगे कैरी ओवर फैक्टर करेंगे मतलब क्या, आगे कैरी ओवर करेंगे, उसका क्या होगा, जो भी मोमेंट आपका आएगा, मान लीजिए यहाँ अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट आ रहा होगा 4, आप सॉल्व करें तो 4 आएगा, तो ये कैरी ओवर फैक्टर पे हो जाएगा 2। अब ये 2 क्या करेगा, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, 2 ये ले लेगा, 2 ये ले लेंगे, ऐसी करके डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कैरी ओवर फैक्टर वैसा निकाला जाएगा, ठीक है। तो कैरी ओवर फैक्टर का क्या करना है, हाफ करना है। हाफ किसका करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट का, ठीक है, जो फार एंड के मेंबर होंगे उसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट निकालेंगे और उसी का कैरी ओवर करेंगे हाफ करके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है। स्टेप नंबर 5 बोलता है अपने को स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को रिपीट करते जाना है। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को रिपीट करना है। तो स्टेप नंबर 3 बोलता था डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट निकालेंगे आप बैलेंस करने के लिए, और 4th वाला बोलता था कैरी ओवर निकालेंगे। तो ये दोनों को अपन को क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। इस टेस्ट को, इस वाले स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। कब तक करना है, तब तक ये पूरा नेग्लिजिबल ना हो जाए। नेग्लिजिबल इन द सेंस एग्जाम में आपको 0.00x मान लीजिए कोई एक फिगर होगा, तो 0.00 मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक की बस सॉल्व कीजिएगा, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर CGPSC में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक की तो नौबत ही नहीं आएगी, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं दिया जाता ऑब्जेक्टिव में। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इसके क्वेश्चन बनते हैं जो पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, वो पूरा मेनली वहाँ अगर आप करते हैं पहला पार्ट को, तो वहाँ से आपका पूरा पहला पार्ट से आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट तैयार हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट में भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इन केस अगर पेपर में आपको कभी पेपर खेल गया या थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, आपको कोई और मेथड नहीं फॉलो कर पा रहे हैं आप, तो आप एक बार मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ट्राई करेंगे, तो उससे हो सकता है आपका सबका मोमेंट आ जाए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है बोलना चाह रहा है। तो स्टेप नंबर 5 होगा, रिपीट करेंगे हम लोग 3rd स्टेप और 4th स्टेप को। कब तक करेंगे जी, जब तक वो नेग्लिजिबल ना हो जाए। नेग्लिजिबल ना हो जाए मतलब अपने को 3 डेसिमल तक चेक करना है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप को देखेंगे, 6वां स्टेप होता है आपको ड्रॉ करना है क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को अपन को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। एक डायग्राम एक से बनेगा जो लोड लग रहा है, जो लोडिंग आएंगे, जितने भी लोडिंग आएंगे उसके लिए क्या डायग्राम बन रहा है, और दूसरा फिक्स्ड एंड मोमेंट जो आप निकाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से उससे क्या क्या मोमेंट आया हर एक पॉइंट का वो निकालेंगे, और दोनों को क्या करना है हम लोग को मर्ज कर देंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और वहाँ से हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बहुत ईजी स्टेप है, टोटल 6 स्टेप को फॉलो करना है। 6 स्टेप से आपको यह पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। अब दोनों हो गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट निकालेंगे जो पहले 2 स्टेप में आपने कर रखा है। उसके बाद फिर 4th स्टेप में आपको कैरी ओवर फैक्टर का करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट आएगा उसका हाफ कर दीजिएगा। 5th स्टेप में क्या होगा, 3rd स्टेप और 4th स्टेप को फॉलो करते जाएंगे जब तक वो नेग्लिजिबल ना हो जाए। तो नेग्लिजिबल हो गया इन केस। अब उसके बाद लास्ट स्टेप बनेगा, आप सीधा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के मतलब बना देंगे, आपको वहाँ पर पूरा चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेनली मेंस SSC JEE के मेंस हो गया, या तो कोई बड़ा पेपर हो गया, उसके लिए हम लोग UPSC के लेवल की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और जो आप सब लोग को पता होती है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ कि हम लोग को
अगर मान लो ऐसा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर कुछ लोडिंग्स जो जनरल लोडिंग आती हैं, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीइंग कैरिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट अ सेंटर, अगर L/2 पे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो भी आएगा वो क्या होगा, WL/4। ये सबको पता है, मैं एक बार जनरल वे में लिखा दे रहा हूँ। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें पॉइंट लोड लगा है सेंटर पे, तो WL/4 होगा आपका क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहीं पर UDL लगा है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ UDL, तो उसके लिए क्या होगा, WL²/8। क्या होगा उसका, WL²/8। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप बोलता है, थर्ड पॉइंट को देखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे लोड तो लगा है, लेकिन लोड है ना अनसिमेट्रिक लेंथ पे लगा है, यहाँ से डिस्टेंस A है, यहाँ से डिस्टेंस B है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको देखेंगे, उसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम क्या होता है, WAB/L। आशा करता हूँ ये तीनों चीज़ आप सभी लोग को पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप बना लीजिएगा, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अनइवन रहेगा तो WAB/L होगा, और UDL के लिए WL²/8 होता है, और सिंपल पॉइंट लोड लगेगा सेंटर पे तो WL/4 होगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला स्टेप तो मतलब 6 स्टेप में हम लोग को मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का सब चीज़ तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो CGPSC पे आए हुए हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं कि हम लोग से क्या वो बन पा रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर अपन आगे काम चालू करते हैं। ठीक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बस उतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर क्रैक करने जा रहे हैं तो प्लीज़ उस आगे और कुछ पढ़ने की उसके लिए जरूरत नहीं है। जितना ये 2 वीडियो देख लेंगे आप, ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आपको पहले वीडियो में कुछ पॉइंट्स को भी याद भी कराया हूँ, तो उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए इससे बाद अपन आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन CGPSC SCS 2020 पे आए हैं वो अपने से बन पाता है कि नहीं, इसी टॉपिक से ऊपर से आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक बार फिर से स्टेप आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोग का पहला स्टेप क्या बोलता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहला काम करना है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। दूसरा काम हमारा रहेगा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। तीसरे स्टेप पे हम लोग उसी को बैलेंस करेंगे, फिर कैरी ओवर फैक्टर से रिलेटेड करेंगे, फिर अपन रिपीट किए थे थर्ड और फोर्थ स्टेप को। फिर सिक्स्थ वाले पार्ट में अपन सीधा सिक्स्थ स्टेप में हम लोग सीधा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे। ठीक है, अब आगे इसी के आगे देखते हैं कि हम लोग से ये क्वेश्चन अब डील कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 पे आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोलता है 2 स्पान कंटिन्यूस बीम ABC। ठीक है, 2 स्पान है कंटिन्यूस ABC, सिंपली सपोर्टेड एट A एंड C, तो A और C सिंपली सपोर्टेड है, एंड ए कंटिन्यूस ओवर अ सपोर्ट B। ठीक है, स्पान AB आपका दे रखा है 6 मीटर, स्पान BC दे रखा है आपका 6 मीटर। अब उसके बाद बोल रहा है टोटल जो UDL लोड लग रहा है वो है 2 टन पर मीटर का, और दोनों स्पान पे, और EI कांस्टेंट बोल दिया है, और एंटायर बीम के हिसाब से अपने को EI कांस्टेंट बोल दिया है। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने पूछा था। ठीक है, अब इसका है ना फिक्स्ड एंड निकालने पूछा, तो एक बार इस क्वेश्चन को अपन पूरा अच्छे से डिटेल में अब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोग से बनता है कि नहीं। ठीक है, जैसे जैसे वो अपने को क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग उसी के हिसाब से अपन पहले डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के हिसाब से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हमारा A और C ये दोनों हम लोग का क्या है, सपोर्टेड है, और B वाला पार्ट होगा रोलर, क्योंकि कंटिन्यूस बीम बोल रहा है AB और BC। ठीक है, और थ्रू आउट द स्पान पे बोला है UDL लगा है 2 टन पर मीटर का, 2 टन पर मीटर का थ्रू आउट द स्पान पे UDL लगा है। ठीक है, और हम लोग से सिर्फ पूछा है वो फिक्स्ड एंड मोमेंट, मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, एकदम 1 लाइनर है, लेकिन अपन स्टेप में आपको जो समझाने के लिए मैं बताया हूँ तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। पहला स्टेप बोलता है टू फाइंड अ फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट तो हम लोग को निकालना है, चलो इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो मैं आपको जैसे बताया था, जो भी हम लोग को यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, तो मैं आपको बताया था जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे तो हम लोग हिंज को अपन फिक्स्ड मान लेंगे। तो ठीक है, इसको भी फिक्स मानेंगे, इसको भी फिक्स मानेंगे, और इसको भी फिक्स मानेंगे। तो कंसीडर सपोर्ट A, B एंड C टू बी फिक्स्ड। यहाँ तक मान लिए हैं। अब फिक्स्ड मान लिए हैं तो उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग को फॉर्मूला पता है। जब हम लोग का सिंपली दोनों एंड फिक्स्ड रहेगा, दोनों एंड फिक्स्ड रहता है और उस पर लगता है UDL, तो उसका फॉर्मूला होता है WL²
WL²/12 माइनस पे रहेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस हो जाता है, तो WL²/12 ये हम लोग को पता है। अब इसी के हिसाब से साइन कन्वेंशन भी लिख दिया हूँ कि क्लॉकवाइज रहेंगे तो क्लॉकवाइज के लिए हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब इसके आगे अपन देखते हैं कि फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग AB के लिए बना रहे हैं। तो AB के लिए फिक्स्ड एंड बोले यहाँ तरफ दे दिए तो ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो माइनस साइन लगा है, तो माइनस WL²/12। ठीक है, माइनस WL²/12। अब उसको सॉल्व करेंगे तो W का वैल्यू 2 दे रखा है, अपना लेंथ टोटल ओवरऑल कितना है, 6 मीटर का लेंथ है। ठीक है, क्योंकि AB का भी 6 मीटर है, BC का भी 6 मीटर दिया है, तो WL²/12 किए तो माइनस ऑफ 2 इंटू 6 का स्क्वायर/12 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 6 टन पर मीटर। ठीक है, 6 टन पर मीटर ये फिक्स्ड एंड मोमेंट आ गया AB के लिए। ठीक है, अब वैसे ही फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग BA के लिए निकालेंगे, तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज लेके करेंगे सॉल्व, तो प्लस WL²/12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 इंटू 6²/12, तो यहाँ से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी हम लोग का पहला स्टेप है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, अपन आगे में इसको बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन आएगा तो अब एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी अपन जैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को अपन को है ना मार्क करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, कई लोग है ना इसको फिक्स्ड एंड मोमेंट बोला यार फिक्स्ड एंड मोमेंट तो आ गया तो इसका आंसर 6 आएगा। भाई गलत बोल रहा है, फिक्स्ड एंड मोमेंट उसने B का पूछा है। याद रखेंगे, B वाला जो मेन पार्ट है इसको डब्बा बना लेते हैं, उसने यहाँ का फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा है। अब यहाँ का कैसे आप बता सकते हैं, जब तक हम लोग को यहाँ का पता है, यहाँ का आप लोगों को पता है। यहाँ के लिए हम लोग को क्या हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तो बीच में आधा इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए इसका आंसर 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम लोग से बन पाता है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं AB के लिए हो गया, BA के लिए हो गया, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। सबसे पहला स्टेप अपने को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना था, अपने एक स्पान को कंप्लीट कर लिया। अब आगे के स्पान को देखते हैं B और C के लिए। तो BC के लिए क्या होगा, माइनस ऑफ WL²/12। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस लगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए BC के लिए ले लिए हम लोग माइनस, और फिर ये CB के लिए लेंगे तो प्लस ले लिए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लिए, तो ये माइनस WL²/12, ये प्लस WL²/12, पुट द वैल्यू यही आएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर/12, तो आंसर आएगा -6 और +6। ठीक है, तो हम लोग को ये समझ में आ गया, क्योंकि पूरा अपने को थ्रू आउट द बीम में लोड था वो एकदम कांस्टेंट था 2 टन पर मीटर का, और लेंथ भी हम लोग को सेम ही था, तो हम लोग का ये फिक्स्ड एंड मोमेंट वही आएगा -6 और +6। ठीक है, और क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेप बोलता है टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के बाद क्या था, अब यहाँ पर मैंने ना RS मतलब रिलेटिव स्टिफनेस के रेस्पेक्ट में बनाए हैं। ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस के रेस्पेक्ट में बनाया है। कौन से पॉइंट जॉइंट होगा, जॉइंट B। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। अब जॉइंट B को क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बीच वाला लोड, बीच वाले जो सपोर्ट होगा इसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर सीधा जॉइंट कौन सा लेंगे, अपन B वाला कंसिडर किए। ठीक है, तो इस टाइप का टेबल बनाना है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर SSC JEE के मेंस के लिए, या तो ESE जो होता है UPSC कंडक्ट कराता है, अगर आप उसके लिए पेपर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उसमें अगर हम लोग को मेंस के लिए लिखते हैं तो हम लोग को ये सब पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन हम लोग को अच्छा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भले मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश बहुत अच्छा किया हूँ लिखने की, तो आई होप आपको समझ में आए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप बोलता है कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जिस मेंबर का आप निकालेंगे भाई उसका रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस, जितने भी मेंबर उस जॉइंट से जुड़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि B वाले जॉइंट से, अब B वाला जॉइंट से क्या क्या जुड़ा है, B और A जुड़ा है और B और C जुड़ा है। मतलब B वाला एक जॉइंट है, इससे 2 मेंबर निकलते हैं, B और A और B और C। तो यहाँ से देखो जॉइंट B है, उससे 2 मेंबर निकल गए, BA और BC। ठीक है, मेंबर निकल गए। अब देख लेते हैं हम लोग कि इसका रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा। एज पर हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव स्टिफनेस के लिए, जब ये हिंज्ड पोर्शन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3I/4L।
ठीक है, हिंज्ड है तो 3I/4L। अगर यही रिलेटिव स्टिफनेस में अगर ये फिक्स्ड रहता तो हम लोग लेते I/L। याद रखेंगे, फिक्स्ड रहता तो I/L लिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हिंज्ड है तो 3I/4L लिए। ये रिलेटिव स्टिफनेस है भाई। अगर अपने को स्टिफनेस के रेस्पेक्ट में बनाते तो बिल्कुल सही आंसर आता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर अपन स्टिफनेस के लिए लेते हैं, हिंज्ड है तो 3I/L, ठीक है, 3I/L होता और ये भी 3I/L होता, लेकिन जब इसको भी सॉल्व करते तो आंसर आपका 0.5 ही आती। ठीक है, तो अब इससे अपन अभी रिलेटिव स्टिफनेस से करके देखें। आगे मैं आपको न्यूमेरिकल में आगे के न्यूमेरिकल में स्टिफनेस से भी कराया हूँ, उससे भी अपन देख लेंगे ताकि प्रूफ हो जाएगा कि सब वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव स्टिफनेस में बोला तो 3I/4L हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, L का वैल्यू 6 डालेंगे और I थ्रू आउट इस क्वेश्चन में सेम दिया हुआ था, EI कांस्टेंट बोला था तो I भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर सेकंड BC के लिए देखते हैं। BC वाले में C वाला भी क्या है, हिंज्ड है तो 3I/4L होगा। फिर इसमें आप वैल्यू डालें, ये हो गया। अब समेशन ऑफ RS क्या करना है, इसका ये जो रिलेटिव स्टिफनेस BA का निकला है प्लस रिलेटिव स्टिफनेस BC का, दोनों का हम लोग क्या किए हैं भाई, प्लस कर दिए हैं। प्लस करने के बाद आंसर आया हमारा 1/4। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा उसका 1/4। ठीक है, ये I/4 आएगा, मतलब वही I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये I/4 आ गया। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, 0.5 और 0.5। अब दोनों का मैं चेक करने बोला था तो दोनों का आप समेशन कर दीजिए, तो दोनों का समेशन भी भैया 1 आ गया, मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि दोनों सेम है। ठीक है, हम लोग अभी तक कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3 ही तो मेन है। अब यहाँ पर क्या करना था हम लोग को, अब मूवमेंट हम लोग पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लिए, हम लोग को पता चल गया भैया द फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट को। ध्यान रखिएगा, फिर थर्ड स्टेप बोलता है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट को। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट को तो कैसे देखते हैं, चलिए हम लोग का ये डायग्राम अपन फिर से बनाएं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को यहाँ पर ऐसा टेबल में लिख दिए, वो कितना आया है, क्योंकि बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, इधर 0.5 ले रहा है और इधर 0.5 ले रहा है, जो चीज़ निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड काम रहेगा आपका, आप फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखेंगे। फिक्स्ड एंड मोमेंट सीधा सीधा क्या है, -6 + 6 -6 + 6। ये देखिए यहाँ से निकाल चुके हम लोग, -6 + 6 -6 + 6 AB BA के लिए, BC और CB के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया -6 + 6 -6 + 6। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एक बात को ध्यान को देना है, क्या सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये लिखने के बाद सेकेंड स्टेप में ये करेंगे कि अभी हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे थे, जब हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे थे, तो हम लोग इसको क्या माने थे, इसको क्या माने थे भाई, इसको माने थे फिक्स्ड। लेकिन एक्चुअली में फिक्स्ड है क्या, नहीं है, ये एक्चुअली में फिक्स्ड नहीं है, ये है हिंज्ड। अब इसको हिंज्ड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है हिंज्ड पोर्शन पे मोमेंट, हिंज्ड में मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है हिंज्ड में 0। अब ये 0 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 लाने के लिए क्या करेंगे, -6 अपना फिक्स्ड एंड मोमेंट आया था, उसमें +6 अपन कर देंगे, तो माइनस और प्लस करके यहाँ पर अपना मोमेंट आ गया 0। ठीक है, अब वहीं आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी हिंज्ड है ना भाई, ये C पार्ट भी हिंज्ड है, तो हिंज्ड है तो ये +6 था, +6 था। अब इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए -6 कर दिए, तो ये -6 करे तो यहाँ पर भी फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम लोग का मेन काम खत्म हो गया, A पार्ट के लिए 0 हो गया और अपना C पार्ट के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारा 0 आ गया। अब बात करते हैं, मेन काम करना है हम लोग को B पार्ट के लिए। अब समझते हैं, जो आपको मैं बताया था कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, जब दोनों एंड फिक्स्ड रहता है तो मोमेंट इधर जब जाता है तो हाफ ट्रांसफर हो जाता है, तो वही हाफ ट्रांसफर होगा। देखिए +6 आपने बैलेंसिंग किया था, क्यों, क्योंकि इसको 0 करना था। अब इसी को अपन क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, कैरी ओवर कर देंगे, हाफ किए, देखिए कैरी ओवर हाफ कर दिए आप इसका, तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर आ गया 3। वैसे -6 का हाफ क्या होगा, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो -3 हो गया, इधर +3 हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को सीधा सिंपल सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ दिया ही नहीं करने को, तो यही चीज़ बोल रहा था मैं आपको, अगर आप एग्जाम हॉल में रहते तो एकदम एक लाइन में आंसर आ जाता, जो कि अपने को एक बार समझाना जरूरी था, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। ठीक है, अब इसका अगर देखता तो इसमें प्लस माइनस, अब सीधा कर लीजिए, तो ये हो गया 0। अब इसको करते हैं, 6 और 3 क्या हो गया, 9। ठीक है, 6 और 3 9 हो गया, -6 और -3 हो गया 9, तो भैया ये भी 9 आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं 0, तो अब हमारा सीधा बोल सकते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारा B पॉइंट के लिए क्या आएगा, 9 टन मीटर। ये आपका रहेगा, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर
बी पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आयोग लिया है वो एकदम सही आंसर लिया है इसका। ठीक है, कई लोग इसमें दावपत्ती लगा रहे थे लेकिन ये नहीं है, एकदम सही है, 9 आंसर आएगा। और इवन दो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गुप्ता का रिपीटेड क्वेश्चन है और इस सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है सेम। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुप्ता का रिपीटेड क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका 9 टन पर मीटर आंसर आएगा, यहाँ पर अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल।